हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभी मैथ्स चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर के जो हम ईयर वन के पेपर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम पहुंचे हैं 5 मार्च की शिफ्ट वन। ठीक है। तो ये बहुत टफेस्ट शिफ्ट मानी गई थी, 2019 में जो पेपर आया था उसकी टफेस्ट शिफ्ट मानी गई थी। तो देखते हैं इस टफेस्ट शिफ्ट को आसानी से और किस प्रकार से हमें अगर सही अप्रोच होती तो हम कैसे सॉल्व करते उसको। और करीबन 25 में से 23 से 24 सवाल हम आसानी से कैसे कर सकते थे। 25 में से 25 तो सब मतलब कुछ लोग जो कर ही जाते हैं, लेकिन आप आसानी से 23 से 24 सवाल भी इसमें कर सकते थे। देखते हैं कैसे स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मार्च की शिफ्ट वन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, 5 मार्च की शिफ्ट वन का पहला सवाल। इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स वर 500, कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें पूरे मार्क्स जो हैं किसी भी पेपर के वो 500 हैं। ए स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन बी, जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा स्कोर करता है। बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी, बी जो है वो सी से 60% ज़्यादा स्कोर करता है। और जो सी है वो 20% लेस स्कोर करता है डी से। अगर ए स्कोर करता है 80% मार्क्स, तो बताइए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डी ने जितने नंबर स्कोर किए हैं उसका परसेंटेज बता दीजिए। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको जल्दी से करना चाहेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ए स्कोर 80% मार्क, ए ने 80% मार्क्स स्कोर किए और टोटल जो नंबर है वो कितने हैं जी 500। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ से आप पता लगा लेंगे तो ए ने स्कोर कितना किया होगा, 8 पंजे 40, मतलब 400 नंबर उसने स्कोर किए होंगे। ठीक है। अब ए स्कोर, ये क्वेश्चन दिया है ए स्कोर 25% मोर मार्क्स, मतलब ए अगर 5 यूनिट, ये जो अगर बी है, अगर बी 4 यूनिट मार्क्स स्कोर करता है तो ए 5 यूनिट मार्क्स स्कोर करता है। 5 की वैल्यू है 400, मतलब 80 गुना। तो बी ने कितना स्कोर किया होगा, 8 चौक 32, मतलब 320। आगे देखेंगे, बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी। ठीक है। सी ने अगर 5 यूनिट स्कोर किया होगा तो इसने कितना किया होगा, 60% मोर, मतलब 8 यूनिट। 8 की वैल्यू 320 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा 200। ठीक है। आगे कह रहा है कि सी स्कोर 20% लेस देन डी, अगर डी ने 5 स्कोर किया होगा तो सी ने कितना स्कोर किया, 4। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, मतलब 50 गुना, तो इसका 50 गुना कितना हो जाएगा, 250। अब बोल रहा है कि डी की परसेंटेज बता दो कितनी है। टोटल मार्क्स कितने हैं जी 500, 500 में से डी ने कितने स्कोर किए हैं, 250। तो आपको दिख रहा है आधा किया है, मतलब 50% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन, एक डीआई है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स। तो बी की एवरेज निकालनी है 6 के साल में। तो जोड़ना पड़ेगा, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 9 29 9 31, 9 40, 0 4 4 2 6 3 9 9 3 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 6 की आंसर लगी 2, 2 3 4 5 6 7 8 9, 960। ठीक है। एवरेज अगर निकालूंगा 6 से डिवाइड करूंगा तो मतलब 16 6 96, 160 आ जाएगी। अब 160, अब डी में पूछा है, डी में 1/4 टाइम्स, इसका 1.4 टाइम्स अगर मैं निकालूंगा, 1.4 टाइम्स अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो पॉइंट हटा के एक जीरो लगाऊंगा तो मतलब 16 गुना 14, तो 14 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। और 2 बचा है तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28। ऐसे ऐड करना सीखें आप, 8 से 14, यहाँ से लेके 9 1 10 2 12, यहाँ से लेके 224। डी में देखो 224 कहाँ पे आ रहा है, डी में 224, 224 यहाँ मिल गया मुझे, डी में 224। कौन सा ईयर है जी, ये 2013, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप बहुत तेज कर आनी चाहिए आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x+1 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 5 प्लस 1/x5। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको याद, मैं याद दिला देता हूँ। x5 प्लस 1/x5 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे जी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ से मैं एक्स प्लस 1/x निकाल लेता हूँ। तो ये जाएगा एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये इधर आ जाएगा 2√5। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर निकालूंगा तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 2 गया कितना आएगा 18। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालूंगा तो कितना आएगा जी, 2 का क्यूब करूंगा तो 8, और 5 का करूंगा तो 5√5, और माइनस करूंगा 3 इंटू 2√5। ठीक है। 8 पंजे 40√5, और 40 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपका 34√5। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस करना है आपको 2√5। ठीक है।
अच्छा जी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। 18 तिया 54 मतलब 540 और 18 चौक 72 मतलब 2, तो 2 7 4 11 612, 612√5 माइनस 2√5 और इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 610√5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए जी, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 एट अ लॉस ऑफ 20%। सुधा ने एक आर्टिकल रेनू को बेचा 576 रुपये में, जिसमें लॉस हुआ है उसको 20%। रेनू ने जब वो आर्टिकल लिया उसके बाद उसने उस पर खर्चा किया 224 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन पे, और उसको बेच दिया रघु को एट अ प्राइस जो कि प्रॉफिट देता सुधा को 24% पर। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ रेनू का क्या हुआ। तो समझाता हूँ क्वेश्चन दोबारा कि सुधा जो है, सुधा ने वो कोई भी आर्टिकल रेनू को बेच दिया। ठीक है, कितने पे बेच दिया, 576 पे, और 20% के लॉस पे बेचा। मतलब ये जो वैल्यू आई वो सिर्फ 80% की आई सुधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सुधा की जो सीपी थी, सुधा की जो सीपी थी वो कितने आ जाएगा, इसका 100%, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, 8×7=56, 8×2=16, मतलब जो इसकी सीपी आई सुधा की वो आई 720। ठीक है, आगे चलेंगे जी। रेनू ने तो वो खरीदा 576 रुपये में, उस पर खर्चा किया 224 रुपये का, तो 224 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 6×4=10, हासिल है 10, जीरो हासिल है 5, 6×6=2=8, 800 रुपये उसने खर्चा कर दिया है, 800 रुपये उसके लग चुके हैं इसमें। अब जो रेनू है वो इसको रघु को बेचेगी। ठीक है, रघु को बेचेगी और वो ऐसे बेचेगी कि सुधा को 24% प्रॉफिट होता, मतलब सुधा को प्रॉफिट होता, मतलब सुधा की सीपी ये है, इस पे 24% का फायदा होता है, मतलब 124/100। ठीक है, जीरो से जीरो गया, और चार तिया दो छिक्के 12, दो दूनी 4 और दो पंजे 10, मतलब 62 × 72। ठीक है, तो सबसे पहले 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 में, तो 6×2=12, यहाँ से ले 6×7=42 और 43, ये जीरो, और दो का करेंगे तो 2×2=4, 2×7=14, ये हो जाएगा 4, 4×2=6, 4, 4, और डिवाइडेड बाई 5 है तो 5×8=40, 5×9=45, एक 5×2=10, 5×8 40। ठीक है, 8928 कितने में रघु ने इसको खरीदा होगा, 8928 पे, पॉइंट में 8 पे। ठीक है, तो कितने का फायदा हो गया यहाँ से यहाँ, ये हो गया 92.8 का फायदा, कितने पे, 800 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, तो दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 8 6 48, 11.6 का फायदा हो गया। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। If a 9-digit number this is divisible by 99, तो what is the value of x plus y plus z। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो जी कैसे करेंगे। नंबर है 7, 0, 8, x 6, y 8, z 9। ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल है। 99 में आपको दो प्राइम नंबर दिख रहे होंगे, मतलब दो फैक्टर दिख रहे होंगे, 11 और 9। ठीक है, 11 और 9, 11 का भी आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 9 का भी, तो मतलब ये जो संख्या है वो 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और दोनों से अगर डिवाइड हो रही है तभी वो 99 से डिवाइड होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर 11 से डिवाइड होती है तो इसमें अगर मैं 11 का रिलेशन निकालने जाऊंगा डिविजिबिलिटी का, तो मुझे डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस जेड नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे इसकी 9 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक करूंगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड होता है तो आपका जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब आप इसका सम ऑफ डिजिट करने जाएंगे तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड इसमें मिल जाएगा। तो बस आप सिर्फ इसमें जो है वो 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे चेक करेंगे। ये देखो जी, 9 तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो इसे काट देते हैं। ठीक है, 8 8 7 15, 15 6 21, 21 8 कितने हो जाएंगे जी आपके, 29, 29 हो जाएंगे, बस 29 हो जाएंगे, और प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड, यही वैल्यू आने वाली है। 29 में से 27 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है, अगर इसे 9 में अगर कट रहा है तो या तो ये वैल्यू 7 हो जाए, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अगर ये वैल्यू 7 हो जाए तो देखो ऑप्शन में कहीं 7 है, नहीं है। अगला चेक करो, 9 के बाद क्या आता है, 18। 18 होने के लिए दो तो यहाँ पर ऑलरेडी, और इनको क्या होना पड़ेगा, 16 होना पड़ेगा। चेक करो ऑप्शन में 16 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसे बहुत ही जल्द खत्म करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो और एज का क्वेश्चन है। इफ 8 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, 8 साल पहले अगर एज थी 2:3, और 4 साल पहले जो एज थी 5:7, तो व्हाट विल द एज ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं इसका तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखेंगे जी कैसे करेंगे इसे। 2:3 ए और बी की एज है 8 साल पहले, 8 साल पहले, और 4 साल पहले इनकी रेशियो का एज है 5 और 7। ठीक है,
हमें रेशियो बराबर करने पड़ेंगे, मतलब इनका जो गैप है वो बराबर करना पड़ेगा इधर वाला। जैसे यहाँ पर 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, तो मुझे इसे बराबर करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। इसे बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गैप देखूंगा, इसका और इसका। ठीक है, इसका गैप देखा मुझे 2 का मिला, इसका गैप देखा मुझे 1 का मिला, तो ये गैप बराबर बराबर होना चाहिए। 2 का यहाँ है 1 का, तो इसमें मैं पूरी इक्वेशन में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, उसमें 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये है आपका 5 और 7। अब देखो जी इनका गैप बराबर बराबर हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, पहले बात कर रहा था आपसे 8 साल पहले की और फिर बात करने लगा 4 साल पहले की, मतलब 4 साल उसने घटा दिया, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 ईयर्स। ठीक है, जैसे ही 4 ईयर्स आ गई तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आएगी 4 चौक 16 और 6 चौक 24। ठीक है, इनकी रियल एज आ गई। अब ये एज आई है 8 साल पहले की, 8 ईयर्स एगो की, क्योंकि 8 ईयर्स एगो वाला रेशियो है ये। ठीक है, 8 ईयर्स एगो उनकी ए की एज थी 16 और बी की एज थी 24। ठीक है, 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो एज हो जाएगी वो 8 जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 8 32, 24 और 32 हो जाएंगी। लेकिन उसने प्रेजेंट एज नहीं पूछा, उसने पूछा 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 8 साल के बाद। तो इसमें 8 8 और जोड़ देंगे, 8 8 इसमें और जोड़ देंगे और रेशो निकाल लेंगे। 24 8 हो जाते हैं 32 और 32 8 हो जाते हैं 40, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। क्या रेशो आ गया, 4:5। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट, एक टेबल है, देखते हैं क्या करता है। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 12 टू 14, 12 से 14 तक आपको ए का डाटा ऐड करना पड़ेगा, 12 टू 14। तो 12 13 एंड 14 अगर मैं ऐड करूँ तो 5 5 10 जीरो हासिल 1, 10 2 12 2 की हासिल 1, 4 और 5 3 8 8 तो 10, 10,000, मतलब 1020। वट परसेंट लेस देन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल 4 आइटम इन 2015, इन चारों आइटम से कितना लेस है 15 में, तो इन चारों का सम निकाल लूंगा। 6 5 11, 11 9 20, 20 की जीरो हासिल लगेगी 2 7 2 9 9, और ये हो जाएगा 3 2 5, 5 2 7 7 4 11, 1190 में कितना लेस है। देखो जी 80 जब जोड़ दूंगा तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 90 और जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। 170 लेस है कितने से, 1190 से। ठीक है, इंटू 100%, परसेंट में निकालना है। देखो जी 17 7 119, तो वैल्यू आ गई 1/7, मतलब 100/7। इसकी वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/8, तो मतलब 20 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन है और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोबारा से डी आई है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2014 इन 2015। ए 2014 और 2015 में देखो क्या है। 2014 में ए की वैल्यू है 425 और 800, मतलब इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 825। और सी 11 में कितना है आपका 244, और 15 में है आपका सी 306। ये वैल्यू हो जाएगी 6 4 10, 5 3 2 5। ठीक है, 11 से अगर मैं काट लूँ, 11 सत्तर 77, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, आंसर क्या आ जाएगा 3:2। आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 24 numbers is 56, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 71.7 एंड नेक्स्ट 11 इन दिस। और अगले जो 3 नंबर है 22 23 24, इनका रेशियो गिवन है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 5/12। तो एवरेज निकालनी है आपको 22 और 24वें नंबर की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन बता चुका हूँ और मैंने कोई भी शॉर्टकट इनमें इस्तेमाल नहीं किया था, मैं सिर्फ लॉन्ग मतलब बता रहा था। इसको भी मैं लॉन्ग करूँगा। देखो जी इनका सम अगर मैं निकालूँ तो 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 56 में। 24 पंजे कितने होते हैं 120, तो मतलब 50 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1200, और 24 छक्के होते हैं 144। ठीक है, इनका सम आ जाएगा 4 4 1, 1344 आ जाएगा इन 24 नंबरों का सम। ठीक है, अगले 10 नंबर का सम कितना है जी, अगले मतलब उनमें से 10 नंबरों का सम है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 717। ठीक है, अगले 11 नंबर का, 11 में 11 की किसी में भी आप नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। ये यूनिट डिजिट है, ये एज इट इज रहेगा। अगली बार जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का एडिशन आएगी, 4 2 6, और ये जो अगली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी 4, तो 462। तो ये आ जाएगा 462, इनका ऐड करेंगे तो आएगा 7 2 9 6 1 7 7 4 11, 1179। ये 10 नंबर और 11 नंबर, मतलब 21 नंबरों का जो सम है वो आ गया 1179। टोटल सम कितना है 1344, और 11 21 नंबरों का सम है 1179। तो इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 9 5 14 हासिल है, 7 और 1 8, 8 6 14 हासिल 1, 165। अब ये जो 165 है वो सम किस किस के नंबरों का है, एक तो 22nd नंबर बचा है, 23rd नंबर बचा है, और 24th नंबर बचा है। ठीक है, इनका ही रेशियो दे रखा है आपको 1/2, 1/3 एंड 5/12। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा और एलसीएम आएगा 12, तो मतलब 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 5, इनका रेशियो जाएगा 6 4 5।
तो 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू है 165, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब पूछा है आपसे 22 और 24 का आपको एवरेज निकालना है। 22वां नंबर ये है और 24वां नंबर ये है, तो मतलब 6 प्लस 5 11, 11/2 इसका एवरेज यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 11, तो 121/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 कटता है 60 बार, तो 60.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो जी कितनी जल्दी निकल गया और कोई भी तकलीफ भी नहीं हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन में पीछे भी एक दो शिफ्ट में आए हैं, मैंने उधर भी बताए थे, तो सिर्फ आप इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कराएं और उत्तर निकालें। देखेंगे जी, बस आपको ये ध्यान रखना है कहीं पे भी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं पुट करूँ एक्स वाई, अच्छा जी, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लूँ और वाई की वैल्यू अगर 0 पुट कर लूँ, तो देखेंगे क्या होगा। पी की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। 1 + 0 1 डिवाइडेड बाई 1 - 0 1 1 + 0 1। ठीक है, मतलब पी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। अगली देखते हैं क्यू की वैल्यू क्या आ रही है। 1 + 0 1 1 - 0/1 1/1। क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई 1। ठीक है, आर की वैल्यू देखता हूँ। 1 + 0 1 + 0 2 और अपॉन 1 मतलब 2। ठीक है, अब इसमें रख दो जी पी डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब 1/1 1 इंटू आर, आर मतलब कितना आ गया 2। अब देखेंगे ऑप्शन में पी क्यू आर इन्हें रख के आंसर 2 आता है कि नहीं आता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। देखो जी, यहाँ चेक करो, y की वैल्यू 0 हमने रखी थी, ये वैल्यू आ रही है 0, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। y 0 रखी थी, ये वैल्यू आ रही है 0, आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x की 1 रखी थी, आंसर 1 आ रहा है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, हमें आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखूँ तो 1 + 0 और इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यही इसका आंसर होगा। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 80 किलोग्राम ऑफ राइस एट a discount of 10%. Beside 1 kilogram rice was offered free to him on the purchase of every 20 kilogram rice. If he sells the rice at the marked price, his profit percentage will be। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान वे में बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो जो सीपी है, सीपी है 1 किलो की, 1 किलोग्राम राइस की जो सीपी है, मैं 100 मान लेता हूँ। सीपी नहीं, इसकी एमपी मान लो, क्योंकि आपको डिस्काउंट देना तो एमपी मान लो। ठीक है, एमपी आपने 100 रुपये मान ली। ठीक है, 80 किलोग्राम राइस लेके आया, वो 80 किलोग्राम राइस लेके आया। ठीक है, 80 किलोग्राम राइस लेके आया। ठीक है, उसे 10% डिस्काउंट में मिला, मतलब 1 किलोग्राम पे 90 रुपये का मिला। 80 किलोग्राम लेके आया, 90 रुपये का मिला। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि 1 किलोग्राम राइस ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 किलोग्राम राइस। 20 किलोग्राम राइस पे उसे 1 किलोग्राम फ्री मिला, तो जब 80 किलोग्राम राइस लेगा तो उसे कितने 4 किलोग्राम राइस फ्री मिलेंगे, 4 किलोग्राम। तो मतलब वो 84 किलोग्राम राइस लेके आया। ठीक है, लेकिन उसने पैसे 80 किलोग्राम के दिए कितने 90 के हिसाब से, मतलब 9 × 8 = 7200 रुपये। 7200 रुपये का उसका खर्चा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसके पास क्वांटिटी अब 84 किलोग्राम है, और 84 किलोग्राम को वो मार्क प्राइस पे बेच देता है। मतलब मार्क प्राइस कितनी थी जी 100 रुपये की, तो मतलब वो कितने में बेच देता है उनको, 8400 रुपये में बेच देता है। अब उसका कितना फ़ायदा हो गया यहाँ पे देखेंगे जो 1200 रुपये का फ़ायदा हो गया उसका। 1200 रुपये का फ़ायदा हो गया, कितने खर्चे पे 7200 पे, तो 7200 इंटू 100%। समझ में आया होगा क्वेश्चन। 2 0 से 2 0 12 6 72, 1/6 होता है, 16 सही 3 2/3%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान वे में बताया मैंने ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। D is a midpoint of BC of triangle ABC. E lies on AC such that CE is half 1/3 of AC, and B and AD intersect at G. What is the value of AG and GD? देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं एक, ये आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, यहाँ मैं नाम देता हूँ ABC। D मिड पॉइंट है, D कोई भी मिड पॉइंट है, तो ये हो गया आपका D यहाँ पर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो ये 1 मिड पॉइंट है। ठीक है, ई ए सी पर लाई करता है, जो ई है वो ए सी पर लाई करता है। मैं यहाँ ई पॉइंट रख लेता हूँ, ई पॉइंट है ए सी पर लाई करता है। सच डेट सी ई की वैल्यू है 1/3 ऑफ ए सी, मतलब अगर ये वैल्यू 1 है, पूरी 3 है, तो ये बची हुई कितनी वैल्यू है 2:1। ठीक है, ये 2:1। अब बी ई और ए डी इंटरसेक्ट करते हैं, बी ई और ए डी, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ। ठीक है, और इसको इससे मिला देता हूँ। बहुत बढ़िया, ये जो पॉइंट आ रहा है ना अब आपका, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी। ठीक है, जी पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, अब आपको ए जी और जी डी का रेशियो निकालना है। ए जी और जी डी का रेशियो निकालना है। देखो जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं करूँगा मास पॉइंट थ्योरम से, मास पॉइंट ज्योमेट्री से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। देखेंगे अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं आती फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, उससे ही आसान वे से निकलेगा। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसमें। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री
जैसे यहाँ पर 2 1 है ना, 2 1 है, तो यहाँ पर उल्टा रेशियो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप जब वैल्यू जो वेट आएगा वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ताकि ये जो मल्टीप्लाई है 2 × 1 2, 2 × 1 बराबर बराबर रहे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 आया, ये जो डी मिड पॉइंट है तो इसको काट रहा होगा 1:1 में। ठीक है, अब 2 × 1 2, अब यहाँ पर भी बराबर रखने के मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अच्छा, जो बीच में वेट आता है, बीच में वो आता है इन दोनों का सम, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, जैसे यहाँ पर 1 था 2 था तो इसका रेशियो उल्टा हो गया था, ऐसे इसका रेशियो उल्टा जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, और ए जी की वैल्यू हो जाएगी 4 और जी डी की 1, तो यह आ जाएगा 4/1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इससे जल्दी मास पॉइंट ज्योमेट्री, इस मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है इससे जल्दी नहीं पॉसिबल है, मास पॉइंट ज्योमेट्री यहाँ पर बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, द टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, एंगल ए पी सी इज 95, ए ओ डी 110, देन फाइंड द एंगल ऑफ बी ओ सी। ये एक अच्छा सवाल है, देखेंगे इस सवाल में क्या होता है। ये कोई भी सर्कल है, ठीक है, दो इसमें कॉर्ड जा रही हैं, दो कॉर्ड हैं आपकी ए बी, इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए, और ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये पॉइंट पर मिल रही हैं, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट पर मिल रही है, ये पी पॉइंट पर, और मैं थोड़ा सा ऊपर इसका सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पर इसका सेंटर है ओ, थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए पी सी 95 डिग्री है, ए पी सी, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये जो ए पी सी है वो कितना है जी, 95 डिग्री, 95 डिग्री। ठीक है, ए ओ डी है 110, ए ओ डी आपका 110 है, ए से ओ और डी, ये ए ओ डी आपका कितना है 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री है, और आपको निकालना है बी ओ सी, क्या निकालना है बी ओ सी, तो ये अगर मैं बनाऊँ आपका बी ओ सी, ये बी ओ सी, ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे जी, ये 95 दिया हुआ है, अगर मुझे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी दो कॉर्ड जो हैं जो पी पॉइंट पे टकराती हैं तो इनके बीच में जो ये एंगल बनते हैं वो सेंटर वाले एंगलों के एवरेज के बराबर होते हैं। ठीक है, एवरेज के बराबर होते हैं, ये 95 है और ये पूरी लाइन 180 की है, तो ये बचा एंगल कितने का हो जाएगा 85 डिग्री। अब ये जो है एवरेज होगा इन दोनों एंगलों का, तो ये हो जाएगा 110, इसको मैं मान लूँगा x/2 बराबर में कितना हो जाएगा 85, 85 दूनी कितने होते हैं 170, और 170 में अगर मैं 110 माइनस करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, 60 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया होगा बस इसमें। ए ट्रेन टेक्स 1/2 hour less for a journey of 300 kilometer if its speed is increased by 20 kilometer per hour from its usual speed, how much time will it cover to distance 192 kilometer as a usual speed। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताता हूँ आपको, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, बेसिक बताता हूँ मैं इसमें। तो टाइम के ऊपर हम इक्वेशन बनाते हैं इसमें। मान लेता हूँ जो यूजुअल स्पीड है उसकी x है, और इंक्रीज होने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है x + 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो टाइम में अगर मैं बनाऊंगा तो 300 किलोमीटर जा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 300 किलोमीटर, तो x से जाएंगे और माइनस 300 किलोमीटर अपॉन x + 20 से जाएंगे तो कम समय लगेगा हमें, और इस समय का अंतर ही आपको दे रखा है 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। ठीक है, अब देखो जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा लेता हूँ। इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे आप। ठीक है, आपको कैसे स्टेप खाने हैं वो देखेंगे। ये 300 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, इस 300 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर ऊपर आएगा और इक्वल टू के बाहर ये नीचे चला जाएगा, तो ये जो 300 है वो अगले स्टेप में कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 × 300। ठीक है, और 5 से इसे काटेंगे कितना आएगा 60, तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे आप 60 दूनी 120। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे जी, नीचे क्या आ जाएगा x × x + 20, और यहाँ वैल्यू देखो क्या आएगी x + 20, यहाँ माइनस x, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 20। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में, ऐसे स्टेप को खाना सीखें। ठीक है, अब ये वैल्यू देखें, ये जब इधर आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, मतलब 2400, और बराबर x + 20। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो आप हीट एंड ट्रायल लगाएं, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगाएं। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 40 रखूँ, 40, तो 40 + 20 कितना होता है 60, और मल्टीप्लाई में 40 तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई कि 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ गया बहुत ही आसानी से।
तो 192 किलोमीटर अगर आप जाएंगे यूजुअल स्पीड से, तो 192 40 से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4.8 आवर आपको लगेंगे। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू अगर 3 है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आपसे पीछे भी इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे टू थीटा होता तो मोस्ट प्रोबेबली चांस थे थीटा के 30 डिग्री के। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो अब 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को इधर देखिए कि क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो, अगर मैं इसमें 30 डिग्री सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहीं पर सोचें, 30 डिग्री सेटिस्फाई कराने, कॉस 30 में वैल्यू हो जाएगी रूट में आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये रूट कटने वाला नहीं है। रूट अगर कटेगा नहीं तो कभी भी जो वैल्यू है वो ऐसी रियल नंबर तो आने वाली नहीं है, इंटीजर्स कभी आने वाली नहीं है, रूट में ही आनी चाहिए। तो 30 डिग्री यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर अगला क्या पॉसिबल है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पॉसिबल है। अब जैसे ही मैंने पता लग गया है 60 डिग्री ही पॉसिबल है, तो मैं इस पे यहाँ टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा यहाँ पर 60 डिग्री पुट करूँगा और उत्तर निकालूंगा। देखो जी, कॉसेक 60 कितना हो जाएगा आपका? 2/√3। सेक कितना हो जाएगा? 1/2 मतलब 2। ये हो जाएगा कितना? √3। और ये कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो 2 + 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, ये √3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3 और 1 4। √3 से √3 कैंसल आउट। तो 2 अगर मैं ऊपर कॉमन ले लूँ, वैल्यू बचेगी 1 + √3 अपॉन में 4। और 4 से इसे 2 को काटेंगे तो 1 + √3/2। यही आपका आंसर है। टाइम वेस्ट ना करें इसमें पुट करने से, जब आपको पता चल गया है तो सीधा यहाँ पर पुट करके आंसर देखें। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 16 a⁴ प्लस 36 a² 2² 81 b⁴ 4 91 है और ये वैल्यू दे रखी है। तो इस तरीके का पीछे भी हम फॉर्मूला कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे आप इसको 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab बराबर 13। आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ? डायरेक्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार 6 शिफ्ट करा चुका हूँ और 6 शिफ्ट में से शायद 5 या हर शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो मैं आपकी अब सिर्फ डायरेक्ट करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस, तो 13 × 7 = 91 होते हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 7। अब आपको चाहिए ए बी कैसे आएगा? इसको और इसको माइनस कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा -12ab। और यहाँ से 13 7 मतलब 7 6 13 6 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी -1/2। आपसे 3ab पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का यहाँ, तो -3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी सी अगर 90 डिग्री है, ए सी 5 है, बी सी 12 है, तो बाइसेक्टर ऑफ मीट्स बी सी एट डी, लेंथ निकालनी है ए डी की। देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और सॉरी, इरेज कर देते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए आप बना लीजिए इसे राइट एंगल ट्राइंगल। पिछला वाला मिटा दिया था तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाता वो। ठीक है, ये पॉइंट है सी, मैं इसे मान लूँगा ए, इसे मान लूँगा मैं बी। ठीक है, समझ आया होगा। सी 90, ए सी 5 है, ए सी 5 है, बी सी आपकी 12 है। तो ये वैल्यू कितनी होगी जी आपकी? 18, 13, 5 12 13, 18 नहीं, 5 12 13। ए का बाइसेक्टर बी सी को मिलता है ए डी पर, डी पर। तो ए का बाइसेक्टर यहाँ पर डी पर मिलता है। बाइसेक्टर मतलब एंगल बराबर बराबर काट रहा होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी आपको निकालनी है। अगर बाइसेक्टर का आप अगर थ्योरम जानते हैं तो ये जो साइड वाली रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगी, मतलब 5:13 होगी। ठीक है, 5 और 13 कितना हो जाएगा? 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6×2 = 12, 6×3 = 18, 2/3। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3। ठीक है, अब देखो जी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखें, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पी एरा बी एरा एच निकालना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। क्या लगेगा? 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 3 का क्या हो जाएगा? 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×225 और प्लस 100/9, और ये हो जाएगा आपका 325/9। 9 जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ से वैल्यू आएगी 25, 25 में से 5 बाहर, तो अंडर रूट बच जाएगा आपका 13। 5√13 इस अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें थीटा देखो क्या अच्छी तरह पुट कर सकते हो और 0/0 की फॉर्म ना बने। तो सबसे पहले पुट करके देखता हूँ थीटा 45। थीटा 45 पुट करके देता हूँ। सेक 6 पावर मतलब √2 √2 की पावर 6
हाफ कर दूंगा, रूट 2 की पावर 2 की पावर 3 मतलब आ जाएगा 8 -1 और -3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1 और अपॉन ये आ जाएगा आपका। अब ये देखो थीटा 45 में क्या होता है, दोनों बराबर बराबर वैल्यू होती हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू 1/2 +2। कितना आसान हो गया, 2 से 2 खत्म, सिर्फ बच गया नीचे 2। और यहाँ देखो 2 तिया 6 है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा। आ, ओ ये 2 नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा। 3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, 2 1 3 और यहाँ से बचेगा आपका 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपने उत्तर निकाल दिया होगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला 25 क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताता हूँ। साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए cyclic quadrilateral ABC are produced to meet at E. Side AD and BC are produced to meet at F if angle ADC 75 BEC 52, डिफरेंस बिटवीन BAD और EFB। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो 2018 के मेंस में भी आया था, 19 के प्री में आया है और 19 के मेंस में भी आया था। ठीक है, और उसके बाद सीपीओ 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था। इस तरीके का क्वेश्चन लगातार आ रहा है टीसीएस पैटर्न पे एसएससी के अंदर। तो एक बार ही समझ लेंगे, और एक बार जैसे ही समझ लेंगे वैसे ही आपको फिर किसी भी तरीके की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखो जी, एक सर्कुलर सर्कल है, थोड़ा सर्कल मेरा अजीब बनता है तो उसे थोड़ा नेग्लेक्ट करें। ठीक है, और उसका जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है वो इस कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, इधर हो जाएगा आपका बी, इधर हो जाएगा आपका सी, इधर हो जाएगा आपका डी। अब आपसे कह रहा है ए बी को बढ़ाया गया, ए बी को आपको बढ़ाया गया। ठीक है, ए बी को बढ़ाया गया और डी सी को बढ़ाया गया। ए बी को बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रही होगी लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन लेनी है। और ये डीसी को बढ़ाया गया। ठीक है, डीसी को आपको बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे ही आप बढ़ाओगे इसको तो ये आगे पॉइंट पे कहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपकी मिल गई, कहाँ पर मिल गई, ये ई पॉइंट पर मिल गई। ठीक है, अब एडी को बढ़ाओ, एडी को बढ़ाओ थोड़ा सा। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा क्रॉस में ले लेना इसको, ये ऐसे बढ़ाओ। ठीक है, और इसको सीधा सीधा ऐसे बढ़ा के, ऐसे बढ़ा के, ऐसे बढ़ा के यहाँ मिला दो इसको। ठीक है, मैंने मिला दिया, ये पॉइंट बन गया आपका एफ। ठीक है, एफ बन गया। ठीक है, कट नहीं है, सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है, कोई एंगल यहाँ पर मिला है ये। ठीक है, ये एंगल बना है सीधा सीधा मिला के। अब देखें जी, एंगल ए डी सी 75 है, ए डी सी ये जो एंगल है, ये एंगल आपको 75 के बने। ठीक है, और बी सी 52 के बने, बी ई सी ये आपको 52 के बने। ठीक है, ठीक है जी। आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बी ए डी एंड ए एफ बी। बी ए डी कहाँ पे है, बी ए डी मतलब ये एंगल और ए एफ बी, ए एफ, ये ए पूरी सी स्ट्रेट लाइन है, ए एफ बी, इसमें आपको एंगल का डिफरेंस आपको बताना है। देखेंगे किस तरीके से करेंगे। ये अगर 75 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये वाली जो एंगल होगा ये भी 75 होगा। ठीक है, ये 75 है, ये 52 है, ये 75 है, ये 52 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये वाला 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो 5 2 7 7 5 वाला 127 मतलब 3 30 और 53 53 आ जाएगा। ये 53 है तो बेटा ये भी 53 हो जाएगा। ठीक है, ये 53 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 53 हो जाएगा। ठीक है, ये 53 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रही है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 105, 105 ये 53 ये तो 158, 158 ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 60 और 2 22। ठीक है, ये 22 आ गया, ये 53 आ गया, तो माइनस कर दोगे, इसका डिफरेंस ही पूछ रहा है, 53 में से 22 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 31। 31 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया ये कुछ, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इफ 5 साइन थीटा बराबर 4, तो यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 4/5। यहाँ पुट कर दो, 4/5 मतलब P/H। तो आप समझ गए बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 4 5 क्या होता है आपका, ट्रिपलेट होता है। सेक थीटा कितना होता है, B/H, H/B तो मतलब 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा क्या होता है, B/P तो 3/4 अपॉन 4 3 थीटा मतलब 4 × 4/3 और -5 × 3/5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचेगा 3, तो 3 तिया 9, 9 5 14, 14/3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 बटा 3 -5 से 5 मतलब -3, 3 तिया 9 मतलब 7/3।
3 तो 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे, 3 से 3 चलेगा, 7 से 2, 7 दूनी 14, तो 2 इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी देखने लायक है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट, ठीक है। What is the area of a square drawn on the diagonal of a square B whose area is twice the area of A? ठीक है, दो आपके स्क्वायर हैं, तो सबसे पहले ये मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। ये आपका कोई भी स्क्वायर है ए, ठीक है। इसका डायगोनल जो है, डायगोनल इसका डायगोनल जो है ये होता है डायगोनल। इसका डायगोनल आपको गिवन है ए प्लस बी यूनिट, कितना है ए प्लस बी यूनिट, ठीक है। वट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी? स्क्वायर बी मतलब कोई दूसरा स्क्वायर है, तो मैं एक दूसरा स्क्वायर बना लेता हूँ कोई भी यहाँ पे। ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। इसके डायगोनल पर आपको स्क्वायर बनाना है, इसका ये डायगोनल जो है इस पे एक स्क्वायर बनाना है। तो अगर मैं इस पे एक स्क्वायर बनाऊंगा, इसके डायगोनल पे ऐसे करके कोई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये ये स्क्वायर बनेगा कोई भी, ठीक है। अच्छा जी, जिसका एरिया बी का एरिया ए के एरिया से ट्वाइस होगा, तो इसके एरिया से जो होगा बी का एरिया दुगना होगा, ठीक है। दुगना होगा। सबसे पहले मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी इसका डायगोनल है, क्या है ए प्लस बी इसका डायगोनल है। अगर मैं इसकी जो है जो साइड है वो मैं कैपिटल ए मान लूँ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, साइड चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की, तो जो डायगोनल है वो किसके बराबर होगा, रूट टू ए। रूट टू ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, ठीक है। अगर ए साइड है तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए का स्क्वायर, ये एरिया होगा। बस मुझे ये बनाना है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2a² बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, ये एरिया है इसका। अच्छा, इसके एरिया से जो इसका एरिया वो दुगना होगा, जैसे आप दुगना करेंगे 2 से 2 खत्म, तो इसका जो एरिया होगा वो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया, इसकी मैं साइड मान लेता हूँ बी, तो मतलब बी स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा इसकी, अगर मैं साइड मान ली बी, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, ठीक है। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायगोनल क्या होगा फिर, ये जो अगर ये लेंथ निकाल लो तो मेरा काम बन जाएगा। इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होता है जी, अगर कोई साइड ए है तो रूट टू ए होता है। रूट टू ए होता है, जैसे ही आपका इसका अंडर रूट लेंगे तो बी की जो वैल्यू है, जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर ए प्लस बी, ठीक है। और रूट टू बी इसका डायगोनल होता है, मतलब रूट टू इसके साथ लग जाएगा तो रूट टू ए प्लस बी इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी स्क्वायर का तो एरिया निकालना था, इसी स्क्वायर का तो डायगोनल एक साइड आ चुकी है, कितनी आई है, रूट टू ए प्लस बी। रूट टू ए प्लस बी इसका ही आपको एरिया निकालना था, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 2 हो जाएगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको बेसिक अगर पता है इस क्वेश्चन का तो कुछ भी नहीं करना था, बस आपको घुमाए जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2010 एंड 2012 एंड 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2011 एंड 2012। तो सबसे पहले आपको देखना है डी का डाटा 10 में, 12 में और 14 में। डी का 10 में है 214, 12 में है 247 और 14 में है आपका 309। तो 9 7 16 4 20 0 2 4 2 6 और 1 7 2 2 4 4 3 7 770 is what percentage of the total export of the 4 item in 2011 and 2012। तो 2011 में टोटल देखना है आपको। 2011 का अगर मैं टोटल देखूं तो 4 2 6 4 10, जीरो हासिल लगी 1 8 1 9 9 4 13 13 3 16 16 5 21 1 2 4 5 6 7 8 9, 910 आ जाएगा 2011 में। और 2012 में अगर हम चेक करेंगे तो टोटल डाटा ये वाला 8 5 13 7 20, जीरो हासिल लगी 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2, 12 2 14 चल 4 की हासिल लगी 1 3 4 5 6 7 8, 840, ठीक है। इसका सम करना पड़ेगा, जीरो 4 और 5 9 8 17 1750। तो 770 जो है वो 1750 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना था। 25 से काटूंगा, एक जीरो से एक जीरो ये काट दो, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ठीक है। और 7 से इसे काटूंगा, 7 एकम 7 11 चौक 44, 44 प्रतिशत इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। Pipe A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank.
If all the three pipes are open simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept for 7 hours, then closed तो C was open तो C कितने टाइम पर उसे एम्प्टी कर देगा। क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि A किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है 10 आवर्स, और B उसी काम को 40 आवर्स में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सी एक आउटलेट पाइप है, पानी को निकाल रहा है ठीक है टैंक में से। इफ ऑल द थ्री पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है तो वो 80 मिनट ज़्यादा लेते हैं टाइम ए और बी का टुगेदर का। तो पहले तो मुझे ए और बी का टुगेदर का टाइम निकालना पड़ेगा, तभी मैं उसमें 80 जोड़ पाऊंगा। टाइम निकाल लेते हैं, अगर इनका एल्सियम लूँ 40 तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 अट्ठे 40। तो मतलब ए प्लस बी जो है वो आपस में कितने घंटे ले रहे हैं, 8 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है, 8 आवर्स ले रहे हैं। अब ये कह रहा है आपसे 8 आवर्स ले रहे हैं, तो अब ये कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, बी किसी काम को 40 घंटे में कर रहा है, और ए, बी और सी नेगेटिव लूँगा क्योंकि आउटलेट पाइप है, ये उस काम को 8 आवर में 80 मिनट ज़्यादा लेता है। 8 आवर में 80 मिनट ज़्यादा लेता है। मैं इसको भी आवर में बना लेता हूँ। तो 60 जब इधर जुड़ जाएँगे तो ये हो जाएगा 9 घंटे और 20 मिनट। 20 मिनट को फ्रैक्शन में बनाऊँगा तो मतलब 20 तिया 60 1/3, तो 9 तिया 27 और 1 28, 28/3 घंटे। ठीक है? अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, 28 है, 40 है। ठीक है? नीचे वाली संख्या नहीं देखते आप, ऊपर वाली संख्या देखें बस। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है वो क्या आएगा भई, 40 और 28 का एलसीएम देख लो, वही आ जाएगा। ठीक है? 280 कर लें? 280, 280 एलसीएम ले लूँ? तो देखो 28 इसकी एफिशिएंसी, 7 इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10? 10 नहीं, 280 करना है ना, तो 30, 30 आ जाएगा। तो 28 काम ये करता है, 7 ये करता है, तो दोनों मिलकर कितने, 35। और लेकिन यहाँ पर 30 ही हो रहा, तो मतलब ये 5 नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, अब देख लो जी, ए और बी 7 घंटे किसी काम को करते हैं, 7 घंटे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है मिला के, 35। ठीक है, 7 घंटे ये काम करते हैं तो 35 इंटू 7 काम करते हैं टोटल काम, और सी एम्प्टी कितनी देर में कर देगा, मतलब इतना इन्होंने फिल किया और सी इसको खाली करेगा डिवाइडेड बाई 5। तो 5 सत्ते 35 और 7 सत्तू कितना हो जाएगा, 49 आवर्स लग जाएंगे सी को उसे खाली करने में। 49 इसका आंसर है। इससे शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कोई और पॉसिबल है। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया मैंने ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ दिस फॉर 3 इयर्स इज 6350, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट और सेम सम फॉर दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको 3 साल का 6350 रुपये। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। 6 से 7 हो गया 1 साल में, तो 3 साल में इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। 6 का क्यूब हो जाए 216, 7 का होता है 343। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सी आई। तो सी आई की वैल्यू कितनी है जी, 7 6 13 से लेके 2, 2 2 4 और एक 127। 127 की वैल्यू है आपको 6350। 5 गुना दिख रही है, 5 गुना। तो जो प्रिंसिपल है ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, मतलब 10,050। ठीक है, 50 गुना है ना, एक जीरो और लगा दो, तो ये आ जाएगा 10,050 प्रिंसिपल हो जाएगा। बस आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लगा दो जी। इंटू आर, आर क्या रखनी है आपको, आर सेम रखनी है तो 1/6 रख दूंगा। और 5 या 15, 15 दो 17/3 की। ठीक है, अ, एक सेकेंड, 16 पंजे 80, 8 आएगा जी यहाँ पे, 8 8 8। ठीक है, अब देखो जी, 6 18 और 18 छिक्के 108 और 17 छिक्के 102, तो 10,200 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। सबसे पहले ऑफ को करेंगे, तो देखेंगे कैसे करेंगे भाई। 3 तिया 9 9 तो 11/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई सबसे पहले से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 30 तिया 90, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 90 ऊपर 22 नीचे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1/4 इंटू 2 दूनी 4 5/2, तो जाएगा 5/8। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, 5 ऊपर 3 नीचे इंटू 5 चौक 20, तो 24/5। ये ऊपर की संख्या हो गई। सिर्फ ऊपर की संख्या सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 30। तो 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 15। वैल्यू बची यहाँ पे 15 माइनस 8 या 24 से 24, 5 से 5 वैल्यू बची 5, तो ऊपर वैल्यू बच गई आपकी 10। ऊपर वैल्यू क्या बच गई आपकी, न्यूमरेटर में जो वैल्यू बच गई वो आपकी 10 बच गई। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, इसमें थोड़ी जगह हो जाएगी नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए।
तो न्यूमरेटर की जो जगह बची, न्यूमरेटर में जो सॉल्व होके आया वो आया 10, ठीक है। डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगा, ऑफ लगा हुआ है, तो 2/5 इंटू 7 दूनी 14, 15/2, ठीक है। 5 तिया 15, 2 से 2 तो वैल्यू बचेगी 3। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, 4/3 माइनस 3/4 इंटू 2 एकम 2 एक 2 इंटू 4 ऊपर, 4 दूनी 8, 9 नीचे, ठीक है। 3 से 3 गया, वैल्यू आ गई 4। 4 से 4 गया, 3 तिया 9 से 9 गया, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 2 चौक 8, 8 में से गया 7/2, तो यहाँ जाएगा 7, न्यू पर आ जाएगा 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 20/7। 20/7 क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 छः 20/7, तो ये उसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 सवाल हो गए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सवाल ऐसा था जिसमें आपको टाइम लगा होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं और आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता सब टफ टफ चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा टफ था नहीं। ठीक है, कैसे लगे आपको ये 25 सवाल? ज़रूर बताएं, और इस चैनल को क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स